नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो 5 का प्राइम टाइम में। 5 के प्राइम टाइम में आज का मुद्दा है तीसरी वेव, बच्चे होंगे सेफ। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहा ये जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पर प्रभाव डाल सकती है। देश भर में अब एक्टिव केसों में धीरे धीरे कमी आ रही है, जो कि राहत की बात है। लेकिन दूसरी लहर में अपनों को खोने के बाद पहले से डरे हुए लोगों को और खासकर पेरेंट्स को तीसरी लहर का खतरा और ज्यादा डरा रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी। साथ ही कई तरह की भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं, जिससे देश में बच्चों को लेकर पेरेंट्स में डर का माहौल बन गया है। जनतंत्र टीवी अपने दर्शकों से लगातार यह अपील करता आ रहा है कि कोरोना से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरूरी है तो कोरोना से बचाव और उसके लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की। अगर आपको कोरोना काल में स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत है, बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जनतंत्र टीवी की कोशिश होगी आपकी मदद, हर संभव मदद कर सके। इसके लिए आप अपने एड्रेस के साथ अपनी समस्या जनतंत्र टीवी के हेल्पलाइन नंबर 8929983064 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे हम आपकी मदद कर सके। तो आज के इस खास शो में हम जानेंगे कि क्या वाकई तीसरी लहर नाम की कोई चीज है, और अगर है तो बच्चों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल भी जुड़ा है, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। तो आज का मुद्दा है तीसरी वेव, बच्चे होंगे सेफ। जी हाँ, क्योंकि पेरेंट्स में यहाँ पर डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। कैसे अपने बच्चों को आप बचा सके, इसको लेकर हम आज डॉक्टर से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। तो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर अनमोल बगरिया हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह जुड़े हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर अनमोल, आपके पास में आऊंगी। सबसे पहले ये शो हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि लोग तनाव से दूर रहें, भ्रांतियों से दूर रहें, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहें। सर, देश में एक्टिव केसों की संख्या लगातार कम हो रही है, ये अच्छे संकेत है देश के लिए। लेकिन इस बीच थर्ड वेव, जो अभी आई भी नहीं है, उसको लेकर लोग काफी पैनिक हो रहे हैं, खासकर पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो। क्या वाकई थर्ड वेव जैसी कोई चीज है? अगर है तो हम इस थर्ड वेव से कितना दूर खड़े हैं, और मिथक और सच्चाई में कितना बड़ा फासला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्ड वेव से बच्चों को खतरा बताया जा रहा है। देखिए, मैं दर्शकों को कुछ जानकारी देना चाहूंगी। जो आपने क्वेश्चन पूछा है, आप अभी इस समय ये क्वेश्चन हर आम आदमी में सबसे नंबर ये प्रश्न है, हर दिन हमारे पास भी प्रश्न आ रहे हैं। तो इससे मैं ये जवाब दूंगी कि जो भी अभी तक पैंडेमिक हुए हैं, जो भी महामारियां हुई है, करीबन 1800 सन से लेकर आज जो हम 21वीं सदी में हैं, करीबन ये 1200 साल में करीबन 15 पैंडेमिक हुए हैं, 15 महामारियां हुई हैं। और उसकी जिसकी भी स्टैटिस्टिकल स्टडीज की गई है, जो भी साइंटिफिक डेटा है, जो भी उसके अकॉर्डिंगली जो भी स्टडीज की गई है, उसमें ये माना जाता है जो भी महामारी आती है, जो भी पैंडेमिक्स आते हैं, सबकी 5 वेव देती है टोटल। जी, एक नहीं 5 वेव देती है। ये मेरा हाथ आप देख पा रहे हैं, दर्शक देख पा रहे होंगे, बिल्कुल इसी प्रकार ग्राफ होता है, फर्स्ट वेव, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और ये साइकिल भी इसी प्रकार में है। पहले क्या होता था, अभी और पहले में ये अंतर है कि जो थर्ड वेव आप देख रहे हैं, जो आपको दिख रहा होगा, ये सबसे बड़ा वेव दिख रहा है। ग्राफ में देखिए, ये सबसे बड़ा वेव दिख रहा है। फिर आता है फोर्थ और फिफ्थ। पहले क्या होता था, ये 3 वेव ज्यादा खतरनाक होती थी, क्योंकि जो वायरस होता है वो ट्रैवल करने एक जगह से दूसरी जगह, उससे काफी समय लगता था। जैसे 100 साल पहले ट्रैवल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं था, कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो उसे एक जगह से जाने में वायरस को बहुत समय लगता था, जिसमें थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वेव बहुत खतरनाक होती थी। आज हमारे पास इंडिया में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी में कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं, कुछ घंटों में विदेश पहुंच जाते हैं। तो उसी तरीके से ये वायरस बहुत फास्ट ट्रैवल कर रहा है। तो इसीलिए हमें अभी फर्स्ट और सेकंड वेव बहुत खतरनाक दिखती है, थर्ड वेव भी हो, बट फोर्थ और फिफ्थ वेव आपको पता नहीं चलेगा। अगर हम अभी कंट्रोल कर ले, अभी हम सबको वैक्सीनेट कर दें, तो उसका चीजें कम होगी। और जैसे कि वैज्ञानिकों का कहना है, फर्स्ट वेव जो हमारे बुजुर्गों को अफेक्ट किया है, सेकेंड वेव में युवाओं को, जो अडल्ट पॉपुलेशन है, उसको अफेक्ट किया है, तो थर्ड वेव बच्चों तक जाएगी, क्योंकि वो हमारी पॉपुलेशन बची हुई है। और भारत में जो इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, 40% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है भारत की, जो जनसंख्या है, वो 18 साल के नीचे के बच्चों की है।
तो वो हमारी जनसंख्या का बहुत एक अहम हिस्सा है, 40% जनसंख्या। तो वो उनको इम्पैक्ट होगा, जरूर होगा उनको। तो उन्हीं को बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट को पता है वैक्सीनेशन का, जैसे अमेरिका ने और कनाडा ने चालू कर दिया था, और ट्रायल्स इंडिया में भी चालू कर दिए हैं, ट्रायल्स कंपनी को इजाजत दे दी है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है जिससे हम जो जान को खतरा है, कोरोना से संक्रमण को नहीं बचा सकता, वो जान को खतरा बचा सकता है। ठीक है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। डॉक्टर आशीष, मैं अब आपका रुख करूंगी। जैसा कि डॉक्टर अनमोल ने बताया कि वैक्सीन एकमात्र इलाज है कि हम इस थर्ड वेव को रोक सकते हैं। वैक्सीन आने में अभी हो सकता है समय हो, क्योंकि बच्चों के लिए अभी वैक्सीन के लिए ट्रायल चल रहा है, तो तब तक कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए पेरेंट्स किस तरह की तैयारियां करें? देखिए, सबसे जरूरी ये है कि अगर घर में जो है बच्चा कभी भी पहला संक्रमित व्यक्ति नहीं होता है जी। अगर बड़े लोग अपने को सुरक्षित रखेंगे तो बच्चा अपने आप ही जो है सुरक्षित रहेगा, क्योंकि परिवार मतलब बच्चे को संक्रमण तभी फैलता है जब परिवार के जो वयस्क सदस्य हैं या परिवार में माता पिता हैं, अन्य सदस्य जो है वो अगर बाहर जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं और उनको अगर संक्रमण वो लेके आते हैं तभी बच्चे को फैलेगा। तो इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले ये है कि वयस्क जो है वो अपने को बचाए जी। वो दूसरी चीज ये है कि सरकार की तरफ से जो टीकाकरण का जो अभियान चल रहा है उसमें जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपना जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपना टीकाकरण करवाएं, क्योंकि अगर वो टीकाकरण उनको हुआ रहेगा तो उनमें संक्रमण होने के चांसेस कम रहेंगे। दूसरी चीज है कि लॉकडाउन जो इस समय अभी चल रहा है, ये लॉकडाउन कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। ये लॉकडाउन लॉकडाउन आप हमेशा तो नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि इस बीच में जो लॉकडाउन कर रखा गया है, इस बीच में यह है कि सरकार की तरफ से हम लोग का यही रहेगा अनुरोध कि जो है जल्दी से जल्दी जो है 18 वर्ष का जो अब तक टीकाकरण है वो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करे, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि भारत एक जहाँ पर 140 करोड़ जनसंख्या का देश है और जहाँ पर इतने मास लेवल पे इम्यूनाइजेशन करना जो है वो एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन सरकार को उस पर सोचना पड़ेगा, उसको चाहे विदेश से आयात करके करें, चाहे यहाँ पर जो वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं, और जैसे भी तो ये तो अभी तक तो 18 साल तक की बात हो रही है जी। और जल्दी से जल्दी यह है कि जो यहाँ पर बहुत से ऐसी वैक्सीन हैं जिनकी जो है अप्रूवल जो है विदेशों में मिली है और जिसमें 2 साल के ऊपर से वैक्सीनेशन भी चालू कर दिए गए हैं, जैसे फाइजर है, मॉडर्ना है, इन सबके जो है विदेशों में चालू हो गई है। तो इन सब वैक्सीन जैसे भारत देश में भी जो है भारत बायोटेक को ट्रायल के लिए अनुमति दे दी गई है। तो इनमें जल्दी से जल्दी जो है इनमें से कैसे जल्दी से इसका ट्रायल जल्दी पूरा हो, उसके रिजल्ट्स आए और जल्दी से जल्दी अप्रूवल हो, जिससे कोई भी चीज है वैक्सीनेशन में डिले ना हो, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो स्कूल कॉलेज सब बंद है। हाँ, बच्चे जो है बच्चों में संक्रमण केवल और केवल परिवार के माध्यम से फैल सकता है। यानी कि आप माने कि थर्ड वेव है और उससे हम ज्यादा दूर। जी, मैं इस मामले पे ये कहना चाहूंगा, देखिए जो थर्ड वेव है, थर्ड वेव एक वैज्ञानिकों द्वारा एक पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इसका कोई प्रामाणिक चीज नहीं है कि ये कोई बिल्कुल फैक्ट है कि नहीं थर्ड वेव आएगी। देखिए पहला जो फर्स्ट वेव आया था, जब फर्स्ट वेव में अगर आप एक पॉपुलेशन को इन्फेक्ट देखें तो सबसे ज्यादा फर्स्ट वेव में प्रभावित कौन से हुए? वृद्ध लोग, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर थी और उस समय टीकाकरण देश में नहीं था, कोई भी टीका विकसित नहीं हुआ था। तो सबसे ज्यादा जो है वृद्ध लोग जो है वो संक्रमित हुए और उनको उसने प्रभाव डाला। जब सेकंड वेव आई तब तक क्या हुआ था कि 45 साल के प्लस तक जो है आपका देश में टीकाकरण हो चुका था काफी हद तक जितने लोगों ने। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस बार वयस्कों को, जो युवा वर्ग को जो है 45 साल के नीचे लोगों को ज्यादा प्रभावित किया उसने। 45 साल के ऊपर जो अगर संक्रमित भी हुए तो उनमें जो है माइल्ड टू मॉडरेट लक्षण रहे। रेयर रहा कि कुछ ऐसे भी इंसिडेंट रहे कि जिसमें वैक्सीन लगने के दोनों डोज के बाद भी जो है मृत्यु हुई है, इसमें नहीं इनकार मैं कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि उसमें फिर भी वो जो दर रही है वो बहुत सीवियर केसेस की बहुत कम रही है। तो इसलिए तो अब चूंकि अब हमारे पास अगर 18 साल के नीचे का जो सेगमेंट है जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ रहेगा तो वो हमेशा कोई भी अगली बार में संक्रमण फैलने का चांसेस उसी सेगमेंट को हमेशा ज्यादा रहेगा। जब सरकार लॉकडाउन खोलेगी फिर सब लोग बाहर निकलेंगे, फिर होगा तो फिर संक्रमण के लिए वही एज ग्रुप वल्नरेबल रहेगा जिसको टीकाकरण नहीं हुआ है। इसलिए जरूरी है कि कितनी मास लेवल पे जल्दी से जल्दी टीकाकरण हो सके। जैसे अभी सरकार ने जो है, जैसे उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में टीकाकरण केवल सरकारी संस्थाओं में हो रहा है। इस वजह से जो है जो इम्यूनाइजेशन का जो रेट है वो काफी कम हो गया है।
क्योंकि ये इतने बड़े देश में इतनी ज्यादा जनसंख्या को टीकाकरण एक साथ प्रोवाइड करना, क्योंकि नंबर ऑफ डोजेस की भी शॉर्टेज पड़ रही है। स्पुतनिक 5 जो है इंपोर्ट की गई है, ऐसे अन्य देशों से भी इंपोर्ट करने पे सरकार को मेहनत करनी होगी और इसको जो है और लोगों को सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि देखिए इसमें चाहे जो भी है शुरू से डे 1 से यही कहा जा रहा है कि अगर कोई सिम्टम्स किसी को लक्षण आ रहे हैं तो पहली चीज है कि उन लक्षणों को वो छुपाए ना और उसको तत्काल जो है और अपने को आइसोलेट करे, तुरंत इमीडिएट टेस्ट कराए। टेस्ट कराने के बाद जिम्मेदारी बनती है कि फिर टेस्ट अपना उसका आया तो वो ट्रीटमेंट ले, और उसके बाद तीसरा टी आता है ट्रेसिंग की, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। जितने लोग आपके संपर्क में आए थे वो लोग को भी सूचना रहे, वो लोग भी आइसोलेशन में रहे, उनकी भी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में उनकी भी जांचें हो, तभी आप जो है इसको रोक पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज ये फिर वैसे ही के वैसे फैलता रहेगा। जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप बता रहे हैं डॉक्टर अनमोल। अब मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि बच्चों के लिए अभी वैक्सीन नहीं बनी है, ट्रायल्स अभी चल रहे हैं, तो देश में बहुत ही डर का माहौल है पेरेंट्स में। मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को, जो पेरेंट्स हैं, उनको ये बताएं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। किन किन चीज़ों के सहारे आप अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं, डाइट में क्या कुछ शामिल कर सकते हैं और किस तरीके से उनको मानसिक तौर पर आप स्वस्थ रख सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि रूल्स फॉलो करने की जरूरत है, या फिर बच्चों जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो किस तरह की चीजों को फॉलो करें। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम सभी देश में, पूरे देश में बहुत ऐसी स्थिति हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और जब शुरुआत हुई थी इस दौर का, जब इस महामारी की शुरुआत हुई थी, तब हम ये सुनने में आता था कि पूरे भारत में इतने केसेस है या इतनी मौतें हुई है, इतने केसेस है। आज हम एक एक राज्य में सुन रहे इतने केसेस एक एक राज्य में हो रहे हैं, तो ये सब चीजें लोग सुन के घबरा जा रहे हैं। पर ये चीज समझना चाहिए कि ये स्थिति बहुत विकट है। पर जो अगर लोग सोचते हैं कि मीडिया में न्यूज देख रहे हैं तो घबरा रहे हैं, बट वो ये नहीं सोच रहे कि मीडिया आपको नॉलेज दे रहा है कि हर परिस्थितियों में कैसे आप बाहर ना निकले और क्या क्या चीजें हो सकती है। तो हर चीज में आप क्या पॉजिटिव है वो चीजें देखिए। और हमारा इस समय माइंड सेट, जो हमारा दिमाग है, उससे हमें संतुलित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो स्थिति ऐसे है। और हम सभी जिस स्थिति में अपने को छोड़ रहे, युवाओं की बात हो रही है, हम सभी एक ही चीज से गुजर रहे थे, अलग अलग तरह से हम गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आधे देश में ऐसा है, आधे देश में ऐसा है, तो पूरे देश में एक ही स्थिति है। तो हमें एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। बच्चे हैं तो बच्चे को हमें एजुकेट करना, अवेयर करना है, उन्हें समझाना है कि हम सिर्फ दौर से गुजर रहे हैं। और बच्चे को बाहर बिल्कुल मत लेके जाइए, हमारे बाहर जाने दीजिए। अगर आप कोई सामान लेने के बाहर जा रहे हैं तो सब बच्चे को मत लेके जाइए, बच्चे को घर पे रखिए, घर पे रहे वो। और आप बच्चे अगर कोई संक्रमित है तो वो बच्चे को दूर रहे, बच्चे को समझाइए कि अगर वो कुछ, जैसे बच्चे से मदद होते हाथ चेहरे पर लगाना, उंगलियों के मुंह में लेना, आपके पर लगाना, नाक पे, तो ये सब हमें करने से रोकिए। हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन और करवाइए, बार बार करवाइए, थोड़ी थोड़ी देर में उन चीजों का ध्यान दीजिए। बच्चों को डाइट, एक बैलेंस डाइट दीजिए जिसमें विटामिन सी हो, फाइबर हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, वाटर इंटेक ज्यादा हो, और ऐसे पूरे ग्रीन वेजिटेबल्स हो, प्रॉपर इम्यूनिटी जिससे उनकी बनी रहे। और उन्हें ये समझाइए कि हम कुछ दौर से गुजर रहे हैं, तो दिन में सब चीजें ठीक हो जाएगी, जो चीजें हैं। और 2 साल के ऊपर के बच्चे को भी मास्क लगाने की आदत डालिए, क्योंकि मास्क एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगी, अगर बच्चे को कोई भी सिम्टम दिखते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप बिना कंसल्टेशन से कोई दवाई न दीजिए, क्योंकि बच्चे और बड़े के बारे में फर्क होता है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपने साइंस के अनुसार या बच्चे को तकलीफ हो रही है, आपने तुरंत कोई दवाई दे दी, उससे उसकी हालत और खराब हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। और बच्चे को डॉक्टर के पास लेके मत जाइए, पहले कंसल्टेशन अवेलेबल है, पहले डॉक्टर से पूछिए, समस्या बताइए, वीडियो कॉलिंग से बच्चे को दिखा सकता है, सब चीजें उन्हें समझाइए, फिर डिसीजन लीजिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बच्चे को बाहर लेके जाए और वो बहुत संक्रमित होकर आप ले आए से वापस, और बिना सोचे समझे कोई दवाई ना दे। ठीक है डॉक्टर आशीष, अब मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से लगातार ये बताया जा रहा है कि इम्यून सिस्टम को अच्छा रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में पोस्ट कोरोना की तो हमने बात सारी कर ली है कि कोरोना ना हो इसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए बच्चों के लिए। अगर बच्चों को कोरोना हो जाता है तो पेरेंट्स क्या करें, ना डरें और पैनिक ना हो,
उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप उनका क्या होना चाहिए और किस तरीके से वो घर में रहकर अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं उनसे दूर रहकर? यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बच्चे में और बड़े में जो अंतर ये है कि बच्चे को आप केवल सिंगली आप उसको बच्चे को एज ए सिंगल आप आइसोलेट नहीं कर सकते। बिल्कुल। उसकी केयर में आपको मदर को भी इन्वॉल्व होना होगा। जी। ठीक है, भाई बच्चा है 6 मंथ का है, 2 साल का है, 3 साल का है, उसको बिना मदर के वो नहीं रहेगा। ठीक, तो उसमें यह है कि मदर को मास्क लगा के बच्चे की केयर में साथ में रहना होगा। सबसे पहली चीज ये है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पैनिक इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चों के लिए राहत की बात यह है कि अभी भी हम लोग के पास ओपीडी में जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं बच्चों में, उनमें से ज्यादातर माइल्ड टू मॉडरेट ही सिम्टम्स आ रहे हैं। मुश्किल से कहीं 1% से 2% ऐसे बच्चे हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो है 3 से लेकर 5 दिन में सही हो जा रहे हैं। और बच्चों के लक्षण जैसे बच्चों में केवल आइसोलेटेड डायरिया करके भी आ रहे हैं, केवल फीवर डायरिया करके भी आ रहे हैं। ज्यादा उनमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जिस तरह से बड़ों में ज्यादा मिल रहे हैं उस तरह से बच्चों में नहीं मिल रहा है। और बच्चों में माइल्ड टू मॉडरेट ही सिम्टम्स है, तो इसलिए पेरेंट्स को वैसे भी बहुत चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, बचाव करना है। दूसरी चीज है, बच्चों के साथ क्या है कि जब भी अपने से सेल्फ मेडिकेशन बच्चों के लिए देने का कतई प्रयास ना करें। जी, क्योंकि बच्चों की सलाह बहुत जरूरी है। जी, डॉक्टर्स की, क्योंकि बच्चों का जो भी वेट का जो भी हम लोग ट्रीटमेंट चार्ट प्लान करते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग टू वेट प्लान होता है। जी। तो इस तरह से एडल्ट की तरह नहीं कि आपने जैसे इस सेकेंड वेव में बहुत से लोगों ने अपना एडल्ट में उस व्यक्ति को मेडिसिन ये चल रही है वो उससे सही हो गया था तो अपना सेल्फ मेडिकेशन चालू हुआ। इसी वजह से कितना रैम्पेंट यूज हो गया स्टेरॉइड का कि अब डॉक्टर ने किसी को क्योंकि बच्चों के शरीर की संरचना है वो अलग होती है बड़ों के शरीर से, तो इसीलिए उनके लिए डाइट चार्ट भी अलग होना चाहिए और उनका ख्याल भी कुछ अलग तरीके से रखने की जरूरत है और किट भी उनके लिए अलग होनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल, एकदम। एक तो सबसे पहली चीज ये है कि बच्चों में बहुत सी दवाएं जो एडल्ट्स में चलाई जाती हैं जो कि बच्चों में नहीं चलाई जा सकती है, वो मना रहती है। तो इसलिए जो है एक मतलब बच्चों के डॉक्टर से संपर्क करके तभी जो है अपने बच्चे का इलाज करें। और ज्यादातर इस बार जो भी है जो ये सेकंड वेव में जो हम लोग देख रहे हैं वो इतना ज्यादा संक्रामक है कि अभी जितनी भी फैमिलीज में हम लोग के पास संपर्क में आ रहे हैं जो बच्चे, उनमें यह है कि ऑलरेडी जो पेरेंट्स अगर इन्फेक्ट हुए हैं या घर में कोई भी सदस्य इन्फेक्ट हुआ है तो बच्चे भी सभी जगह इन्फेक्टेड ही मिले हैं। तो लेकिन राहत की बात इस बीच ये आप बता रहे हैं कि बच्चों में माइल्ड और माइनर जो है वो संक्रमण देखा जा रहा है, ज्यादा सीरियस कंडीशन नहीं देखी जा रही, सीवियर जो मामले हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, तो ये राहत वाली बात है। और बच्चों का प्रॉपर न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, विटामिन सी, विटामिन डी जो है ये बहुत जरूरी है, जिंक जो है जरूरी है, तो इसके सप्लीमेंट्स भी आप दे सकते हैं इनके। और दूसरी चीज है कि फल, हरी सब्जियां इनको डाइट में इंक्लूड करें जिनसे कि जो है बच्चों का उचित पोषण रहे। और दूसरी चीज ये है कि एक और चीज जो है जो बच्चों में जो रिस्क फैक्टर्स में आया है वो एक ओबेसिटी, जैसे ओबेस बच्चे जो हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा आने की संभावनाएं हैं या कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, कार्डियक पेशेंट है भी बच्चा, तो इस तरह की इनमें जो है प्रॉब्लम्स आई है। लेकिन एक ओबेसिटी यूजुअली हमारे यहाँ क्या है कि बच्चा अगर मोटा है तो उसे पेरेंट्स जो है वो सोचते हैं ठीक है बच्चा मेरा हेल्दी है, जबकि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कॉम्प्लिकेशन आने में कोरोना में। ठीक है, तो इसलिए जो है तो बच्चों का डाइट जो है उसको जो है चार्ट इस तरह से करें कि बहुत ज्यादा जो है हाई कैलोरी डाइट भी ना रखें, डॉक्टर से सलाह लेकर जो है वो डाइट चार्ट बनाया जाए बच्चों का, ये जरूरी है। ठीक है डॉक्टर अनमोल, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि देखा ये जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन है और अगर बच्चे संक्रमण की जद में आ भी रहे हैं तो जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें गैजेट्स दे रहे हैं ताकि बच्चे रोए ना, या फिर बच्चे अगर अकेले हैं तो उनका मनोरंजन हो जाए। ऐसे में उनके हाथ में गैजेट्स थमा देना उनके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डाल रहा होगा, क्या ये सही है? और अगर सही नहीं है तो जरा सलाह दीजिए माँ बाप को कि क्या करना चाहिए, इसके अलावा और क्या विकल्प है माँ बाप के पास? अपने घर में हमारे घरों में कितना टाइम है जो हमें कुछ करना पड़ रहे हैं और बहुत चीजें सब भरते हैं, अपने उन कामों में इन्वॉल्व कीजिए, अपने इंडोर गेम्स के लिए मोटिवेट कीजिए
अपने गेम्स खिलाई, उन्हें उनकी हॉबीज जो है वो करवा सकते हैं, कुछ राइटिंग में अपने होमवर्क दे सकते हैं कि आपका ये बनाओ, क्राफ्ट है, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो हम बच्चे को इंडोर करवा सकते हैं। बट इसके साथ साथ अगर बच्चा को जिसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो कोविड पॉजिटिव है या वो एकदम बहुत गंभीर स्थिति में, उसकी तबियत ठीक नहीं है, तब आप ये सब काम नहीं करवा सकते हो उससे। और जो कोविड के लक्षण है, जब कोविड में है तो बहुत सारी परिस्थितियाँ अलग हो जाती है, तो उस समय अगर आपको उसे गैजेट देने पड़ रहे हैं, अगर उस समय गैजेट को खोल के उसको सही लग रहा है, वो चीज़ों में इंगेज रह रहा है, तो उसका टाइम जो कुछ डेज है और उसकी हेल्थ है वो ठीक हो रही है, तो उस समय के लिए वो चीज़ ठीक है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, हमारे प्रोफेशन में भी हम जान बचाने के लिए हर एक चीज़ ट्राई कर लेते हैं। तो अगर कोई चीज़ से किसी हेल्थ बेटर होती है, बच्चे इससे गेम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनकी हेल्थ बेटर हो रही है, तो वो उस समय के लिए वो चीज़ें सही है। बट हर समय के लिए हर समय के लिए आपको कोई ना कोई एक्टिविटीज, कोई ना कोई गेम्स, कोई ना कोई इंडोर चीज़ों में इन्वॉल्व रखना है कि बच्चे का मन भी लगा रहे और उनकी तबियत भी सही रहे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप बता रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनके बहुत काम आएगा। डॉक्टर आशीष, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से बोला जा रहा है वैज्ञानिकों ही द्वारा कि थर्ड वेव जो है वो करीब है, ऐसे में क्या हम थर्ड वेव को टाल सकते हैं? क्या कोई विकल्प हमारे पास है? क्योंकि वैक्सीन आपने बताया कि ज़रूरी है कि वैक्सीनेट सब हो, और बच्चों के लिए क्योंकि अभी वैक्सीन बनी नहीं है उसमें अभी समय लगेगा, ये सभी जानते हैं। तो ऐसे में कैसे इसको टाल सकते हैं? क्या विकल्प है पेरेंट्स के पास? जी देखिए, सबसे पहला यही है कि जो अभी तक डे 1 से सब कुछ कहा कि जा रहा है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, बच्चों में संक्रमण जब भी आएगा वो आएगा बड़ों के द्वारा ही। ठीक है। तो इसलिए वयस्क अगर अपने को सुरक्षित रखेंगे, अगर वयस्क सुरक्षित तो घर में आपका बच्चा सुरक्षित, ठीक, परिवार के लोग अगर सुरक्षित, जो बाहर निकल रहे हैं तो घर में बच्चा सुरक्षित, क्योंकि बच्चे का कांटेक्ट बाहर के लोगों से नहीं हो रहा है, बच्चे का कांटेक्ट जो हो रहा है वो अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों से हो रहा है। तो इसलिए जो भी बाहर निकल रहा है, अभी लॉकडाउन जब ओपन होगा कुछ दिनों बाद, ऑब्वियस है कि जो है सरकार भी धीरे धीरे फेज वाइज संक्रमण अब धीरे धीरे जब कम हो रहा है, संख्या कम हो रही है, तो फिर लॉकडाउन ओपन होना शुरू होगा। लेकिन जो है हमें अपने व्यवहार में, कोरोना चला नहीं गया है, जिस दिन हम ये दिमाग से निकाल देंगे कि कोरोना चला नहीं गया, कोरोना है, और हमें अपने व्यवहार से हमें कोरोना के संक्रमण से खुद को बचाना है। अगर खुद हम अपने को बचा लेंगे तो हम अपने परिवार को सुरक्षित रख लेंगे। ठीक, पहली चीज है कि लॉकडाउन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है जी। और दूसरी चीज आती है कि सेकंड चीज ये है कि 18 वर्ष के ऊपर जो लोग टीकाकरण हो रहा है उसको कितनी तेजी से क्रियान्वित किया जाए कि जल्दी से जल्दी जो है हमारे यहाँ मास लेवल पे जो 18 तक की जो एज ग्रुप है उसका कम से कम टीकाकरण हो सके। क्योंकि अगर 18 वर्ष तक के लोगों का टीकाकरण हो गया तो हमारे पास जो जनसंख्या, जो हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन बाहर निकल रही है घर के बाहर, कम से कम उसके संक्रमित होने के चांसेस कम रहेंगे। अगर उसके संक्रमित होने के चांसेस कम रहेंगे तो वैसे ही पॉसिबिलिटी घर में फैलने की कम हो गई। तो हमें जो मौजूदा समय में जो हमारे पास संसाधन है उसमें हमारे पास केवल 2 ही विकल्प है। पहला है लॉकडाउन आप परमानेंट नहीं कर सकते। दूसरी चीज है टीकाकरण, ये है, और लॉकडाउन मतलब टीकाकरण तो टीकाकरण कराइए। तीसरी चीज हमारे पास जो है वो है कि हम जो है जब निकले घर के बाहर तो हम जो है पूरा सारी सावधानी बरतते। बिल्कुल, आने वाले खतरे को टालने के लिए जरूरी है, या फिर थर्ड वेव कहें उसको, आने वाला खतरा कहें उसको, टालने के लिए जरूरी है कि रूल्स फॉलो किए जाए। यही एकमात्र तरीका है, और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो वैक्सीनेट हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अनमोल, और डॉक्टर आशीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताई है, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे शो को जो पेरेंट्स देख रहे हैं इस वक्त, जो लोग देख रहे हैं, ये तमाम जो बातें, जो तमाम टिप्स हैं उनके बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। तो चलिए आज के लिए इस शो में इतना ही, अगली बार मैं फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।